वेलकम टू द चैनल। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर अपना फूड यानी कि ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं और बदले में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं और साथ ही कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स भी बना देते हैं। एक जनरल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का ये मौजूद है जिसमें कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलकर किस तरह से ग्लूकोज बना रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये रिएक्शन कहाँ पे होंगे? ये रिएक्शन होते हैं लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है लीफ का जो कि और एनिमल्स में मौजूद नहीं है। और इसके बेसिक स्ट्रक्चर में हम अगर जाएं तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि इसमें कुछ ग्रेना लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे मौजूद होते हैं, जिन्हें के थैलाकॉइड्स कहा जाता है। और इन थैलाकॉइड्स के बाहर एक खाली फ्लूइड लाइक पोर्शन स्ट्रोमा मौजूद होता है। इन्हीं दो पोर्शंस को लेकर हम अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, विच इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि किस तरह काम करता है फोटोसिंथेसिस। आखिर ऐसा क्या हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में जो कि फोटोसिंथेसिस को चलाने में या बनाने में हेल्प करता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस के 2 फेजेस हैं, एक फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ को हम लाइट रिएक्शंस और सेकंड फेज़ को हम डार्क रिएक्शंस कह सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइट रिएक्शंस में क्या हो रहा है। देखिए, लाइट रिएक्शंस में एक तो लाइट जो है उसको कैप्चर किया जा रहा है। लाइट कैप्चर करने की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है जो भी हम आगे देखेंगे, जिसकी वजह से एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH यानी कि निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बन रहे हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना? इनका क्या मकसद है? इन्होंने आगे चल के पूरे प्रोसेस में एनर्जी देनी है। यही 2 चीज़ें हैं जिन्होंने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। और ये कहाँ पे होगा प्रोसेस? ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होगा, जो क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसमें। अब डार्क रिएक्शंस में क्या होगा कि इसमें एज सच लाइट तो रिक्वायर नहीं होती। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है और एटमॉस्फेयर से लेके उसको रिड्यूस करवा दिया जाता है, और रिड्यूस करवाने के लिए यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर होती है। और ये एनर्जी अब कहाँ से आएगी? जो लाइट रिएक्शंस में ATP और NADPH बना था वहाँ से। ठीक है? इसके अलावा ये कि ये कहाँ पे प्रोसेस होगा? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। ठीक है? फ्लूइड लाइक पोर्शन में। चलें, अब ये एक ओवरऑल ज़रा लुक देख लें कि फोटोसिंथेसिस में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, लाइट है, लाइट पड़ रही है थैलाकॉइड्स पे जहाँ पर कि क्लोरोफिल्स मौजूद हैं, और पानी की मौजूदगी में ये क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन। ये देखें, ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा और बदले में ATP और NADPH के मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो कि आगे चल के डार्क रिएक्शंस में यूज़ होंगे। ठीक है ना? और किस लिए यूज़ होंगे? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवाई जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवाया जा सके, और साथ ही साथ उसमें से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिलीज़ होकर आ जाएंगे। ये तो एक जनरल सा फिनोमिना है। डिटेल में ज़रा अब हम इसको देखते हैं। पहले हम लाइट रिएक्शंस को डिटेल में देख लेते हैं। पहले थ्योरी समझ लें, उसके बाद हम डायग्राम से समझेंगे। देखिए, लाइट रिएक्शंस को Z स्कीम भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? जब हम डायग्राम स्टडी करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है? और इनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये 2 पार्ट्स में या 2 क्लस्टर्स की फॉर्म में ना अलग अलग जगह पर मौजूद होते हैं। आप ये कह लें कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 फैक्ट्रीज़ हैं बेसिकली, जहाँ पे कि असल में आके एनर्जी ने ट्रैप होना है। तो इनमें से हम एक सिस्टम को कह देते हैं फोटोसिस्टम 2। यहाँ से स्टार्ट होगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है? 2 है तो ये मतलब नहीं है कि ये बाद में आएगा, पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। फोटोसिस्टम 2 को P680 भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस फोटोसिस्टम में जो भी क्लोरोफिल्स मौजूद हैं उन्होंने 680 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ वाली लाइट को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करना होता है। और इसके अलावा जो दूसरा क्लस्टर मौजूद होता है उसे कहते हैं फोटोसिस्टम 1, यानी कि इसे P700 भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिस्टम में जितने भी हमारे पास पिगमेंट्स मौजूद हैं वो बहुत अच्छे तरीके से 700 नैनोमीटर्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
इसका क्या मतलब है कि आप देख लें कि वेवलेंथ्स जो हैं वो कौन सी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो रही हैं और कौन सी वेवलेंथ की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। अच्छा, अब ये जो फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे जब लाइट आके पड़ती है, आपको पता है लाइट फोटोन्स से मिलके बनी हुई होती है। फोटोन्स आके टकराते हैं इन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के साथ, और क्या होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हो जाता है, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब किसी चीज़ की एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, वो जंप करेगा, जंप करके वहाँ से बाहर निकल जाएगा। पहले तो यहाँ वहाँ के मॉलिक्यूल्स में टकराएगा और उसके बाद उस सिस्टम में से बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो इसको एक और मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेगा, पकड़ लेगा, जिसे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। प्राइमरी यानी सबसे पहला। तो इलेक्ट्रॉन ने निकलने के बाद सबसे पहले किसके पास चले जाना है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। एक्सेप्ट कर लिया है इलेक्ट्रॉन ने उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, इसने एक पाथ के थ्रू अपनी अगली मंजिल तक पहुंचना है। पाथ समझ लें कि यहाँ पे एक ट्रेन ट्रैक मौजूद है, एक ट्रैक है जिसमें इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ने बारी बारी होते हुए अगली मंजिल तक यानी कि अगले फोटो सिस्टम तक पहुंचना है, फोटो सिस्टम 1 तक। तो ये पूरा जो एक ट्रैक है इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से होते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ तक पहुंच जाएंगे, ये फोटो सिस्टम 1 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो सेकंड आप कह लें कि फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री हमारे पास बन रही थी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने की, फोटो सिस्टम 2, और दूसरी फैक्ट्री कौन सी बन रही है, फोटो सिस्टम 1। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स ने आ जाना है। अब यहाँ तक आते आते एक काम और होगा, वो क्या है कि हाइड्रोलिसिस होगी वाटर की। ये जो वाटर के हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद थे ये ऑक्सीजन रिलीज़ कर देंगे जो कि स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाएगी, और उसके अलावा 2 और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, और इस फॉर्म में, इस सारे प्रोसेस में एटीपी की एनर्जी जो है वो बन जाएगी। और क्या होगा अब इस एटीपी का, इसने यहाँ पे यूज़ नहीं होना, बस ये यहाँ पे सिर्फ बन रही है, ठीक है। अब इसने यूज़ कहाँ पे होना है, वो आगे डार्क रिएक्शंस में जाएगी। यहाँ पे इसने बस बन जाना है और बनने के बाद यहाँ पे स्टे करना है, रुकना है, वेट करना है कि कब इसका इस्तेमाल चाहिए होगा और ये उस जगह पे जाके इस्तेमाल होगी। अच्छा, अब साथ ही साथ ये जो फोटो सिस्टम 1 है हमारे पास, यहाँ पर भी तो लाइट पड़ रही है ना, तो यहाँ पे भी फोटोन्स आ रहे हैं, फोटोन्स एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी जो है वो मिल रही है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को, और इनमें से भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं या ट्रांसफ़र हो रहे हैं या एक्साइट होके जंप आउट कर रहे हैं इसमें से। अब इस फोटो सिस्टम में से भी इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद यहाँ पर फिर से एक और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको एक्सेप्ट करेगा, और अब इस दौरान में भी एनर्जी बनेगी, लेकिन ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में नहीं होगी बल्कि ये एनएडीपी की फॉर्म में होगी या एनएडीपीएच की फॉर्म में हमारे पास बनेगी, जो कि इसी जगह पर स्टे करेगी और वेट करेगी कि प्लांट को या जो लीव है उन्हें कब इस एनर्जी की ज़रूरत हो और कब ये इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। यानी कि एटीपी ने और एनएडीपीएच ने बनते जाना है और वेट करते जाना है, कब तक का, जब तक कि डार्क रिएक्शंस का टाइम नहीं आ जाता, क्योंकि इन्होंने डार्क रिएक्शन में अपने आप को यूटिलाइज करवाना है, वहाँ पे इन्होंने यूज़ होना है, यहाँ पे ये यूज़ नहीं हो रहे, इस प्रोसेस में ये सिर्फ बन रहे हैं। अब इस्तेमाल इन्होंने कहाँ होना है, इस्तेमाल इन्होंने होना है डार्क रिएक्शंस में। सो ओवरव्यू क्या हुआ कि लाइट की मौजूदगी में वाटर की तोड़फोड़ हुई, हाइड्रोलिसिस हुई, और लाइट रिएक्शंस जो थाइलाकॉइड्स में हो रहे थे उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन निकला। अब ऑक्सीजन निकला है तो ज़ाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड ने आना है, और कार्बन डाइऑक्साइड कब अंदर आ सकता है, जब प्लांट के पास इतनी एनर्जी हो। अब प्लांट के पास इतनी एनर्जी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक कर सकता है, तो यहाँ पे आके स्टार्ट होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसे मेल्विन केल्विन और उसके कोलीग्स ने प्रपोज किया था, और बहुत अच्छी स्टडी के बाद उन्हें इस पर एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन रिएक्शंस को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एज सच लाइट की उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके अलावा इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। वो क्यों, क्योंकि अब इसकी जब आप साइकिल ये देखेंगे सिंपल सी, देखें क्या होता है कि कार्बन ने जो है सबसे पहले फिक्स होना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेरिक है वो एज इट इज़ यूज़ नहीं होगी, उसको एक इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज किया जाएगा, इसे कि कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। ये कार्बन फिक्सेशन होने के बाद ग्लूकोज बनना है, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट क्या होगा इस साइकिल का, ग्लूकोज, और ग्लूकोज एज इट इज़ ही नहीं बन जाएगा, ये
जो है ना वो कार्बन के 3 एटम्स से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के बाद बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे इसकी हो जाएगी रिडक्शन। ये इसका सेकंड स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया कार्बन फिक्सेशन, दूसरा स्टेप हो गया रिडक्शन, और तीसरा स्टेप क्या है कि रीजेनरेशन होनी है, यानी कि मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को कुछ इस तरीके से रीअरेंज करना है कि वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इनको याद रखें। और उसके बाद अब हम ज़रा डिटेल से चेक करते हैं कि किस तरह से केल्विन साइकिल ने रन करना है। अब सबसे पहला प्रोसेस इसमें क्या होना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, और एब्जॉर्ब ऐसे ही नहीं किया जाएगा, एनर्जी होगी तो ही एब्जॉर्ब होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही स्टोमेटस के थ्रू लीफ में यानी कि स्टोमा में हो रहा है ये सारे का सारा प्रोसेस, ठीक है, इसमें आएगा। तो इसमें पहले से ही मौजूद एक हमारे पास मॉलिक्यूल है RUBP, जिसे कि रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट कहते हैं। उसके साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड ने रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से मिल जाना है। रुबिस्को एंजाइम जो है ये मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है पूरी दुनिया में। तो ये जो है अब क्या बनाएगा, इसने बना देना है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे आप देखें कि ये जो 3 सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन्स के मॉलिक्यूल्स को ये एटम्स को सॉरी ये सर्कल रिप्रेजेंट करें। और ये जो एक पीस हाथ लगा हुआ है इसका क्या मतलब है कि जो कार्बन नंबर 3 है उस पर ये जो फॉस्फेट का ग्रुप है ये अटैच है। अब यहाँ पे इस 3PGA ने कन्वर्ट होना है अगले स्टेप में G3P, जिसे कि ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट कहते हैं। अब ऐसा करने में एनर्जी रिक्वायर है। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये एनर्जी आएगी ज़ाहिर है जो लाइट रिएक्शन में हमारे पास ATP और NADPH बन गए थे उनमें से। अब देखें ATP जो है वो एनर्जी दे देगा, एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, और NADPH भी रिडक्शन शो कर देगा। तो ये जो फेज़ है ये रिडक्शन फेज़ कहलाता है, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन हो रही है यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स की। और किन मॉलिक्यूल्स की हुई, 3PGA कन्वर्ट हो गया G3P में, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो G3P था इसने आगे चल के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना है, अपने आप को ग्लूकोज बना देना है। ये देखिए ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है, ग्लूकोज में 6 कार्बन के एटम्स होने चाहिए, जबकि इस G3P में कार्बन के कितने एटम्स हैं, 3 हैं। तो जो मेन हमारे पास आउटकम फ़िलहाल आ रहा है वो G3P का आ रहा है, जिसमें कि सिर्फ 3 कार्बन के एटम्स मौजूद हैं, जबकि ग्लूकोज बनाने में हमें मज़ीद और चाहिए। तो अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया जाएगा तो वो सफिशेंट नहीं है यहाँ पर पूरी ग्लूकोज को 6 के 6 एटम्स कार्बन के देने के लिए। तो क्या होगा कि अगर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स एब्जॉर्ब हों तो भी ये ग्लूकोज बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अल्टीमेटली कितने कार्बन एटम्स यूज़ होंगे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यूज़ होंगे, 3 यूज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बारी बारी यानी पहले एक दफ़ा कंप्लीट साइकिल चलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर एक और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और फिर एक और, यानी 3 दफ़ा कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक होगी, तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे पास एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस केल्विन साइकिल बनेगा, ठीक है। और अब जब ये G3P हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाएगा तो कुछ तो ग्लूकोज और दूसरे कंपाउंड्स बन जाएंगे, जबकि जो बाकी का G3P है ये बड़ा होशियार है, अभी इसने यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाना, इसने अभी मज़ीद इस साइकिल को रन करने में हेल्प करना है। तो क्या होगा कि ये रीजनरेट करेगा। रीजनरेट करने का क्या मतलब है कि ये जो 3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये इस तरीके से अपने आप को रीजनरेट करेगा कि ये 5 कार्बन के कंपाउंड्स वाला RUBP दोबारा से बनाए। RUBP का बनना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी RUBP ये जो रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट है इसी ने दोबारा से इस काबिल होना है कि ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक करके तो मज़ीद इस साइकिल को रन करने में हेल्प करे। तो इस तरीके से और इसी प्रोसेस के दौरान, रीजनरेशन के इसी प्रोसेस के दौरान मज़ीद हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी और फिर से ये एनर्जी जो है वो ATP से ले ली जाएगी, ठीक है ना। तो जो 5 कार्बन का कंपाउंड था वो 6 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए, उसके बदले में हमारे पास एंड में आके ग्लूकोज बना
और साथ ही साथ रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट भी बना। टोटल हमारे पास एटीपी कितनी यूज़ हुई देखें, 6 इस साइड पे एटीपी यूज़ हुई जिसने एनर्जी दी, और 3 जो है वो इस साइड पे यूज़ हुए, यानी 6 + 3 9 एटीपीज़ के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास यूज़ हुए, और NADP हमारे पास इसके 6 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए, रिडक्शन हुई। तो अब ये 3 मेन स्टेप्स हैं इसके, कौन कौन से हैं? पहला तो हुआ ये है यहाँ से यहाँ तक कार्बन फिक्सेशन, उसके बाद इस स्टेप से इस स्टेप तक हमारे पास हुई रिडक्शन जिससे कि ग्लूकोज बना, और फिर फाइनल स्टेप हमारे पास आया रीजेनरेशन, जिससे कि 3 कार्बन कंपाउंड्स वाला मॉलिक्यूल जो था वो 5 कार्बन के कंपाउंड्स वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ ताकि आगे मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सके। सो दिस इज़ इट। आई होप कि जो फोटोसिंथेसिस का ये मैकेनिज़्म है लाइट एंड डार्क रिएक्शंस का, केल्विन साइकिल का और जेड स्कीम का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके डाउट्स भी क्लियर हो सकें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।